चकराता उत्तराखंड का एक खूबसूरत पर्यटक स्थल। दिल्ली से लगभग 350 किलोमीटर दूर और देहरादून से लगभग 100 किलोमीटर। एक पर्यटक स्थल होने के साथ साथ ये एक छावनी भी है। इस जगह से जुड़ा एक किस्सा आपको बताता हूँ। बात अक्टूबर 2018 की है। यूरोपियन कंट्री एस्टोनिया की मशहूर पॉप सिंगर जाना कास्क चकराता पहुंची एक म्यूजिक वीडियो शूट के लिए। शहर भर में यह खबर फैल गई, लेकिन LIU यानी कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को जैसे ही ये मालूम हुआ कि जाना नाम की कोई विदेशी नागरिक चकराता में है, तो उन्होंने तुरंत जाना और उनकी टीम के साथियों को हिरासत में ले लिया। और न सिर्फ हिरासत में लिया, बल्कि उन्हें फिर कभी भारत न आने का नोटिस भी थमा दिया और अगले ही दिन उन्हें भारत से डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों, बताते हैं। दरअसल चकराता एक प्रतिबंधित क्षेत्र है। गृह मंत्रालय की अनुमति के बिना कोई भी विदेशी नागरिक चकराता नहीं आ सकता। असल में जाना कास को खुद भी ये बात मालूम नहीं थी कि जिस जगह वो पहुंची हैं वहां विदेशी नागरिकों का आना प्रतिबंधित है। लेकिन ये प्रतिबंध आखिर है क्यों, चलिए इसी बारे में आज आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं अमन। आप देख रहे हैं 12 मासा का वो कार्यक्रम जहां आपको उत्तराखंड के साथ साथ देश दुनिया की ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी देते हुए बताएंगे कि आखिर हुआ यूं था। चकराता की कहानी समझने के लिए इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं। भारत और तिब्बत के बीच सीमा निर्धारण को लेकर पहला समझौता शिमला में हुआ। 1914 में इस समझौते में ब्रिटिश भारत, तिब्बत और चीन के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इस दौरान मैकमोहन लाइन को सीमा रेखा बनाया गया था, लेकिन चीन ने तब से लेकर अब तक इसे कभी भी स्वीकार नहीं किया। इसके बाद मार्च 1947 में भारत की अंतरिम सरकार के मुखिया के रूप में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एशियाई देशों का एक सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया, तो वहां चीन के साथ साथ तिब्बत के प्रतिनिधि भी बुलाए गए थे। लेकिन तिब्बत को अलग दर्जा देने की नीति साल 1949 में चीनी गणतंत्र यानी पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के गठन के साथ ही खत्म हो गई और भारत ने एक चीन की नीति अपना ली। इसके एक साल बाद चीन ने तिब्बत पर पूर्ण अधिकार के लिए घुसपैठ कर दी। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन का दावा था कि यह क्षेत्र उसके अधीन भी एक ऑटोनोमस क्षेत्र बना रहेगा। भारत ने भी इस दावे को साल 1954 में चीन से संधि के दौरान मान लिया था, लेकिन तिब्बत वासियों को यह मंजूर नहीं था। उसके खाम्पा क्षेत्र में चीन के खिलाफ विद्रोह छिड़ गया, जो कि कई महीनों तक चला। साल 1959 में दलाई लामा अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ भारत आ गए और उनके बाद कई तिब्बतवासी शरणार्थी के रूप में हिमाचल के धर्मशाला और उत्तराखंड की अलग अलग जगहों में पहुंचे। दलाई लामा के भारत आने के तकरीबन 3 साल बाद साल 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। नवंबर आते आते जब यह मान लिया गया कि भारत चीन के सामने अब लगभग हार चुका है, तब भारत की खुफिया एजेंसी IB के चीफ भोलानाथ मलिक ने सरकार को अलग से एक खुफिया फोर्स के गठन का सुझाव दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को यह सुझाव पसंद आया और तब SFF यानी कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का गठन किया गया। इस फोर्स में सभी जवान तिब्बती मूल के थे और इनकी शुरुआती संख्या 5000 थी। तिब्बती मूल के लोगों को ही इस फोर्स में शामिल इसलिए किया गया क्योंकि उन्हें इस क्षेत्र की काफी अच्छी समझ थी। वहां की विषम भौगोलिक परिस्थितियों से वे परिचित थे, लिहाजा युद्ध में अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे। SFF का मुख्यालय चकराता में बनाया गया। इस फोर्स को छापामार युद्ध और खुफिया सूचनाएं जुटाने के लिए भी प्रशिक्षित किया गया था। इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर जनरल सुजान सिंह को इस फोर्स का पहला IG नियुक्त किया गया। सुजान सिंह इससे पहले दूसरे विश्व युद्ध में 22वीं माउंटेन रेजिमेंट की कमान संभाल चुके थे। इसी वजह से SFF को एस्टेब्लिशमेंट 22 या 22 बटालियन भी कहा जाने लगा। 22 बटालियन को अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने ट्रेनिंग दी थी। इसके जवानों को अमेरिकी आर्मी की विशेष टुकड़ी ग्रीन बैरेट की तर्ज पर ट्रेन किया गया और M1, M2 और M3 जैसे हथियार भी अमेरिका की तरफ से दिए गए। SFF का गठन बेशक भारत चीन युद्ध के लिए किया गया था, लेकिन 1962 के युद्ध के बाद ऐसी नौबत कभी नहीं आई कि इस मकसद के लिए बल का इस्तेमाल किया जा सकता। इसके बावजूद कई मोर्चों पर इस फोर्स ने अपने साहस का परिचय दिया। साल 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय SFF ने यहां पर कई पुलों को उड़ाकर पाकिस्तानी सेना को पस्त कर दिया था। नंदा देवी पर्वत पर परमाणु ईंधन से चलने वाली जासूसी डिवाइस को लगाने की जिम्मेदारी भी SFF के जवानों को दी गई थी।
हालांकि विपरीत मौसम की वजह से वे इसमें सफल नहीं हो सके थे। 1970 से 80 का दशक आते आते चीन के साथ संबंधों में सुधार होने के साथ ही SFF की अब वो जरूरत नहीं रह गई थी जिसके लिए इसका गठन किया गया था। लिहाजा बाद के सालों में इसके जवानों को आतंकवाद निरोधी बल के रूप में प्रशिक्षित किया जाने लगा और ये ऑपरेशन ब्लू स्टार से लेकर कारगिल की लड़ाई तक भारतीय सैन्य रणनीति में महत्वपूर्ण साबित हुए। 1971 की लड़ाई में स्पेशल ऑपरेशन ईगल में इस रेजिमेंट के 46 जवान शहीद हुए थे, लेकिन इन जवानों को न तो कभी कोई मेडल मिल सका और ना ही उनकी शहादत के बारे में लोगों को पता चल सका। वो इसलिए कि SFF सेना की बजाय रॉ की एक शाखा के रूप में काम करती है और रॉ की ही तरह इसकी कोई भी गतिविधि, यहाँ तक कि इसके अस्तित्व के बारे में भी ज़्यादा चीज़ें पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाती। और ध्यान दीजिए, हम भी आपको टूटू से जुड़ी सिर्फ उतनी ही नपीतुली जानकारी दे रहे हैं जितनी कि पहले से पब्लिक डोमेन में मौजूद है। टूटू बटालियन की कमांड डेप्यूटेशन पर आए किसी सैन्य अधिकारी के हाथों में होती है, लेकिन आधिकारिक तौर पर टूटू बटालियन भारतीय सेना नहीं बल्कि रॉ और कैबिनेट सचिव के जरिए सीधे भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। शुरुआती दौर में टूटू बटालियन में सिर्फ तिब्बती मूल के जवानों को ही भर्ती किया जाता था, लेकिन अब गोरखा जवानों को भी इस बटालियन का हिस्सा बनाया जाता है। लेकिन इसके रिक्रूटमेंट आज भी कभी पब्लिक नहीं किए जाते। तो अपने उत्तराखंड के चक्राता में एक ऐसी फोर्स रहती है जो गायब भी है और हाजिर भी, और यही कारण है कि चक्राता में विदेशी नागरिकों को जाने की मनाही है। हुआ यूं था का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें बारामासा।